की संसद में अब तक 543 सांसद हुआ करते थे, यानी देश में 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ करता था। लेकिन अब आने वाले वक्त में 850 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं और 850 सांसद देश के अंदर होंगे। यानी अब हो सकता है कि आपके लोकसभा क्षेत्र से एक की जगह 2 सांसद हों, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट बिल सांसदों के साथ शेयर किया है, जिसके मुताबिक नई व्यवस्था में 850 सीटों में से 815 सीटें अलग अलग राज्यों को मिलेंगी, जो सीधे चुनाव के जरिए भरी जाएंगी। बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखी गई हैं। और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो देश की सबसे बड़ी राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले या देश का सबसे बड़े राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है और यहाँ 40 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में करीब 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। इसी तरह बाकी के राज्यों में भी सीटों का आंकड़ा अच्छा खासा बढ़ सकता है। अब इस पूरे बदलाव को अमल में लाने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी चल रही है। खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव किया जाएगा ताकि लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का रास्ता साफ हो सके। इसी मकसद से 16 अप्रैल से संसद का 3 दिन का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस सत्र में न सिर्फ सीटों की बढ़ोतरी पर चर्चा होगी, बल्कि एक अहम बिल महिला आरक्षण बिल पर भी गहन बहस और चर्चा होगी। सरकार की योजना है कि ये पूरा बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाए। इससे संसदीय प्रतिनिधित्व में बड़ा उलटफेर होगा और देश की बदलती जनसंख्या के साथ साथ सदन की संरचना भी संतुलित हो सकेगी। फिलहाल बिल में सीटों के पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। अभी देश के आधिकारिक जनसंख्या के आंकड़े भी उसी जनगणना पर आधारित हैं और सरकार इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए 3 अलग अलग बिल लोकसभा में पेश करने वाली है, जिसमें पहला बिल है संविधान संशोधन बिल, दूसरा है परिसीमन कानून और तीसरा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये एक अलग बिल है। इन 3 बिलों के जरिए पूरी प्रक्रिया को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अगर इस बदलाव के पीछे की कहानी को समझें तो ये कहानी 1971 की जनगणना से शुरू होती है। उस समय सीटों के आवंटन को संविधान के 84वें संशोधन के जरिए 2026 तक के लिए टाल दिया गया था। फिर 2003 में 87वें संशोधन से सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की गईं, लेकिन कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अब देश की जनसंख्या में भारी बदलाव आ चुका है। कुछ राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है तो कुछ में नियंत्रण हो रहा है। साथ ही इंटरनल माइग्रेशन और शहरीकरण ने भी निर्वाचन क्षेत्रों का जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है। इन्हीं वजहों से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, इस विधेयक के मुताबिक लोकसभा की कुल संख्या अधिकतम 850 तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें 815 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। साथ ही जनसंख्या की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया है। अब जनसंख्या का मतलब उस जनगणना से होगा जिसे संसद कानून बनाकर तय करेगी, जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके होंगे। ये परिभाषा राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ उसके आरक्षण से जुड़े अनुच्छेदों पर भी लागू होगी। परिसीमन की प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब हर जनगणना के बाद वाले बैरियर को हटा दिया गया है। डिलिमिटेशन आयोग को सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का काम सौंप दिया गया है। इससे प्रक्रिया तेज और समय के अनुकूल होगी। इस पूरे अभियान का सबसे अहम हिस्सा है महिलाओं को सशक्त बनाना, क्योंकि दोस्तों सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब असल रूप देने जा रही है। इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा और ऐसा भी नहीं है कि ये सीटें फिक्स होंगी, बल्कि इन आरक्षित सीटों का रोटेशन भी होता रहेगा ताकि हर क्षेत्र को बारी बारी से मौका मिल सके। और आरक्षण का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 15 साल रखा गया है, जिसे संसद आगे बढ़ा भी सकती है। इस संशोधन का विशेष ध्यान उन राज्यों पर भी होगा जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी ज़्यादा है
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ऐसी प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। त्रिपुरा में भी मौजूदा अनुपात को बनाए रखा जाएगा, जिस पर सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने तक मौजूदा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पूरी तरह से अप्रभावित रहेगा। परिसीमन पूरा होने के बाद ही नई सीटों और आरक्षण की व्यवस्था शुरू होगी। इससे शासन में निरंतरता बनी रहेगी और लोकतंत्र की जो रीढ़ है वो मजबूत होगी। लेकिन इस प्रस्ताव पर विरोध भी तेज हो गया। खासकर दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने साफ कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केंद्र की नीतियों का पालन किया, लेकिन अब उन्हें उसकी सजा मिल रही है। M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में ये भरोसा देने की मांग की है कि दक्षिणी राज्यों के हित प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर सीटें अनुपात के आधार पर बढ़ाई गई तो दक्षिणी राज्यों में महिलाएं, SC/ST उन समुदायों को नुकसान हो सकता है। ये कदम दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत को कम करने की साजिश हो सकता है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ये कदम 2029 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए उठाने जा रही है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही था तो इसे मौजूदा 543 सीटों पर भी लागू किया जा सकता था। परिसीमन से उत्तर भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला आरक्षण लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यहाँ लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, यानी 40 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 से 72 हो जाएंगी और महिलाओं के लिए इसमें 24 सीटें आरक्षित होंगी। बिहार में कुल सीट 40 से 60 पहुंच सकती हैं और महिला सीटों का जो आंकड़ा है वो 20 हो सकता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में 15 सीट महिला आरक्षित हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 सीटें और दिल्ली में 4 महिला सीटें प्रस्तावित हैं। झारखंड की बात करें तो 7 महिला आरक्षित सीटों का यहाँ अनुमान है, ये आंकड़ा है। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव देश की राजनीति में एक नया आयाम दे सकता है। एक तरफ जहां ये लोकतंत्र को समावेशी बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में असंतोष बढ़ रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सत्र में इन 3 बिलों पर जो बहस होगी वो आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी, क्योंकि ये देश में होने वाला इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा, खासकर महिलाओं के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके हक के लिए। खैर, फिलहाल देखना यही है कि इस संशोधन पर विपक्ष का सदन में क्या रवैया रहता है और इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।